मेरे पिताजी जो थे वो 2015 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो पिता के जाने के पश्चात हमारे जीवन पर दुख का पहाड़ टूट जाता है कहीं न कहीं। पिता हमारे घर की छत की तरह होते हैं। जब तक हमारा घर का छत यदि मजबूत है, इसका मतलब हम महफूज रहते हैं कहीं न कहीं। मगर पिता के चले जाने के पश्चात हमारे जीवन में दुख की पहाड़ कहीं न कहीं टूट जाती है। मगर उस दुख भरे दौर में जब पिता आपके पास ना हो, मगर ना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो हमारे हृदय में निवास करते हैं और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमें एक बेहतर कल की ओर अग्रसर करता है। तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उस वक्त से मेरे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया, वो कहीं ना कहीं काफ़ी मुझे लिखने की ओर मुझे अग्रसर करवाया। जब मैंने लिखना आरंभ किया, जब पिताजी का देहांत हुआ, तो देहांत होने के उपरांत मेरे जीवन में कभी जब भी उनकी याद आया करती थी, खैर पिता के जाने के बाद हर पल उनकी याद आती है, मगर जब भी मुझे याद आया करती थी तो मैं अपनी कलम से अपने मन के जो उद्गार हुआ करते थे मैं उन्हें पन्ने पर लिखा करता था। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां कवि अपनी लेखन कला से, अपनी प्रतिभा से, अपने शब्दों के चयन से वहां तक अपनी छाप छोड़ देते हैं। और उसी का एक जीता जाता जागरण जो है आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। अभी हम लोग बंदरा प्रखंड अंतर्गत सिमरा पंचायत के एक ऐसे घर में बैठे हैं, एक ऐसे घर में आए हैं जहां से छोटे घर से पैदा हुए एक ऐसे लड़के जो अपनी लेखन शक्ति से, अपनी कला प्रदर्शनी से देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में अपना नाम का परचम फहरा रहे हैं और आगे चलकर बहुत ज्यादा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार राज्य में या पूरे अपितु भारत राष्ट्र में एक तरफ तो जहां प्रतिदिन भ्रष्टाचारी लोग, बेईमान लोग बिहार को, पूरे भारत देश को भ्रष्टाचार के आड़ में प्रतिदिन धकेलने का काम कर रहे हैं, अंधकार में धकेलने का कार्य कर रहे हैं, तो उसी जगह जो हमारे साथ भैया अभी बैठे हैं संदीप जी, वो अपनी लेखन कला से ऐसा दीप जला रहे हैं जिसके माध्यम से वो पूरे बिहार को और अपितु पूरे राष्ट्र को उज्जवल करना चाहते हैं। और राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी है, राष्ट्र का जो पूरा भविष्य है, उसको एक अंधकार से उजाले के दृष्टिकोण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनसे अभी मिले हैं, इनके घर पर आए हैं, इनके साथ बैठे हैं और इनसे बहुत सारी बातें, इनके जो जीवन में जो इनके कृत्य है, जो इनकी लेखन शैली है, जो इनकी लेखन कला है, उस पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की दहार पोर्टल का, जो आपने ये जरूरी समझा कि आप अपने घर से दूरी तय करके आपने मेरी घर तक की दूरी को आपने तय करना जरूरी समझा और एक साधारण बालक की प्रतिभा को आपने अपने चैनल पर प्रस्तुत करना जरूरी समझा। इसके लिए मैं आपके चैनल का बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि ये जो लेखन कला है, क्योंकि गांव में जिस छोटे से प्रदेश में आप बिलोंग करते हैं वहाँ बहुत कम, रेयर केस में ऐसे देखे जाते हैं, तो ये कहाँ से आपको आइडिया आया, कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको लिखना है, लेखन कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है अपना भविष्य? देखिए, कलम में एक ऐसी ताकत है जो कहीं न कहीं मृत यदि कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं प्राण फूंकने का कार्य करती है। मगर लेखन के प्रति कहीं न कहीं कहे तो मेरा जो पर्सनल व्यक्तिगत जो मेरा जो रुझान लेखन के प्रति जो हुआ, वो मेरे पिताजी जो थे वो 2015 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो पिता के जाने के पश्चात हमारे जीवन पर दुख का पहाड़ टूट जाता है कहीं न कहीं। पिता हमारे घर की छत की तरह होते हैं। जब तक हमारा घर का छत यदि मजबूत है, इसका मतलब हम महफूज रहते हैं कहीं न कहीं। मगर पिता के चले जाने के पश्चात हमारे जीवन में दुख की पहाड़ कहीं न कहीं टूट जाती है। बट उस दुख भरे दौर में जब पिता आपके पास ना हो, मगर ना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो हमारे हृदय में निवास करते हैं और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमें एक बेहतर कल की ओर अग्रसर करता है। तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उस वक्त से मेरे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया, वो कहीं ना कहीं काफ़ी मुझे लिखने की ओर मुझे अग्रसर करवाया। जब मैंने लिखना आरंभ किया, जब पिताजी का देहांत हुआ, तो देहांत होने के उपरांत मेरे जीवन में कभी जब भी उनकी याद आया करती थी, खैर पिता के जाने के बाद हर पल उनकी याद आती है, मगर जब भी मुझे याद आया करती थी तो मैं अपनी कलम से अपने मन के जो उद्गार हुआ करते थे मैं उन्हें पन्ने पर लिखा करता था। मगर वो पन्नों से लिखा हुआ सफ़र जब किताब का रूप ले लिया, जी किताब का रूप ले लिया और मेरी अब तक मेरी 2 किताबें आई हुई हैं। जो मेरी पहली किताब ज़िंदगी से जंग जीतेंगे हम हैं, और मेरी दूसरी किताब जो डेस्क पर पड़ी हुई है, लक्ष्य एक अवसर, और इस किताब में मैंने 85 कविताएं लिखी है। तो कहीं ना कहीं कहें जो पिता का जाना, देवलोक गमन करना और मेरा लेखनी के प्रति झुकाव होना, और मेरे मन में एक कहीं ना कहीं मेरे मन में यह भाव था कि मैं यदि अपने समाज के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से ही यदि कुछ सकारात्मक परोस रहा हूँ, क्योंकि वातावरण में आप देख रहे होंगे जो नकारात्मक विचारों की कमी नहीं है
हर जगह पर ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं जो प्रोत्साहित भी करना जरूरी समझते हैं। मगर यदि आप अपनी लेखनी की मदद से, आप अपनी वाणी की मदद से यदि समाज में कुछ सकारात्मक परोस रहे हैं तो आप न जाने के बाद भी हमेशा के लिए आप अमर रहते हैं। तो तकरीबन कितने वर्षों से ये लेखनी का काम आपका चल रहा है? कहीं ना कहीं कहा जाए तो 2018 से लेकर के 2023 तक की जो मेरी साहित्य साधना रही 5 साल हो गए। जी, उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं ये 2 बुक है मेरी जो आई है। तो कहीं ना कहीं 5 साल की कहीं ना कहीं साहित्य साधना है मेरी जो उसकी। देखिए, जब कोई भी सेक्टर में हम काम करते हैं तो चुनौतियां तो आती ही है। अब आपने 5 साल तक कड़ी मेहनत के बाद, और आपने बताया ये भी कि इनका कहना है कि लेखन में वो शक्ति है जो पत्थर से पानी निचोड़ सकती है, मृत को जान दे सकती है। और उसके माध्यम से जब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा तो उन्होंने उससे प्रेरणा लेकर के जो इनके अंदर पीड़ा थी उनको तस्वीरों में, उनको पेज में उतारने की कोशिश की और वहां से इनका सफर शुरू हो गया। और इन्होंने बताया कि 2-2 प्रतिलिपियां इनकी जो है पब्लिश भी हो गई है, जिसमें एक जिंदगी से जंग जीतेंगे हम और दूसरा लक्ष्य एक अवसर भी है। तो आपने लिखा, तो इस 5 साल के दौर में कितनी बार क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आई होंगी जहां से आपको लगा होगा कि यू टर्न ले लेना चाहिए, तो उनका कैसे सामना किया? देखिए, यू टर्न जैसे मेरे पास पढ़ने के लिए मैं 2016 में मैंने मैट्रिक की एग्ज़ाम अपनी जो दी, तो उसके पश्चात से मेरा अध्यापन कार्य भी कहीं ना कहीं आरंभ हो गया। तो ग्रामीण परिवेश में अध्यापन कार्य में कई चुनौतियां आती है। आप भी ग्रामीण परिवेश से आप जान रहे होंगे जो कितनी कठिनाइयाँ आती है। तो कठिनाइयों भरे दौर में आपको घर भी संभालना और लेखन को भी साथ में लेकर के चलना। तो लेखन से कहीं ना कहीं कहा जाए तो शुरुआती दौर में आपके घर का चूल्हा नहीं जल सकता है। तो घर का चूल्हा जलाने के लिए मैंने अध्यापन का भी कहीं ना कहीं मार्ग अपनाया और खुद भी अध्ययन करना और अध्यापन भी करना, इन दोनों के रूप में खैर ग्रामीण परिवेश से चुनौतियाँ तो आती है। मगर इन चुनौतियों को झेलते हुए भी हमें प्रयास करना है कि जो हम एक दीपक देखने में काफ़ी सूक्ष्म होता है, पर वो सूक्ष्म दीपक भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंधकार को जरूर हरता है। बेशक उसकी क्षमता सूरज की तरह ना हो, मगर वो दीपक जो है सो कहीं ना कहीं एक अंधकार को कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयत्न करता है। तो मैं अपने आप को अभी स्वयं एक दीपक समझता हूँ, और दीपक भी जब जो जलता है तो उसको हवा भी उसको कहीं ना कहीं सताती है, उसको बुझाना चाहती है। तो समाज के कुछ लोग हैं, हमारे अपने भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख करके कहीं ना ईर्ष्या की भावना रखते हैं, और कुछ दूसरे लोग जो कि कहीं ना कहीं बाहरी परिवेश से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, वो हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो मेरी लेखनी के सफ़र में वैसे कई लोग हुए हैं, मेरे जीवन में जुड़े हुए हैं, जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मगर वो हमेशा मेरे अंदर प्राण तत्पर रहते हैं जी, और मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। बेशक वो मुझे आर्थिक सहायता ना प्रदान करे, मगर मानसिक रूप से मुझे बहुत मजबूती प्रदान करने का वो कार्य करते हैं। तो और वो लोग हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए, जो कि निरंतर मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। समाज के जो मेरे जो लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो कहा जाए उनको, जो हमारे कहीं ना कर्णधार माने जाते हैं, हमारे भाग्य विधाता कहे जाते हैं, मेरी पुस्तक आने के बाद उनका हार्दिक बधाई का संदेश भी हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका नहीं आया, मगर देश के विविध कोनों से जब मेरी लेखनी पर जब मुझे टिप्पणियाँ प्राप्त होती हैं, प्रोत्साहन भरी टिप्पणियाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो ऊर्जा देती है। और मैं जिस कार्य को मैं प्रतिदिन मैं बच्चों का 7 घंटे 6 घंटे मैं क्लास लेता हूँ प्रतिदिन, और मुझे प्रतिदिन 3:30 बजे मैं सुबह में उठ जाता हूँ। और तो संदीप, मतलब लिखने के अलावा आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं? मतलब कौन से बच्चों को, किस क्लास के बच्चे को? जैसे मेरे यहाँ जो है आते हैं 1 to 10th तक बच्चे आते हैं, और विगत 2 वर्षों से 12th के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, आर्ट्स फैकल्टी के। देख लीजिए, आपको तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। आप दिखा दीजिए जरा। जहां अभी हम लोग बैठे हैं ये इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां ये लगभग क्लास 2, 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाते भी है, और उसी से कहीं ना कहीं इनको लिखने की प्रेरणा भी मिलती है जब बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ लिखते भी है, और बहुत ज़्यादा मतलब अपनी प्रतिभा से लोगों के बीच एक विषय बने हुए हैं, लोगों का रुझान इनकी तरफ हो रहा है, और अपनी प्रतिभा से देश के कोने कोने के लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो अच्छा संदीप, आप तो लिखे, 2 बुक पब्लिश हो गई, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको किस प्लेटफॉर्म की तरह या फिर किस प्लेटफॉर्म से आपको स्कोप मिल रहा है ताकि आप आगे इसको अग्रसर कर सके, यही जो आपका काम है? देखिए, ये अधिकांशतः यदि लेखनी पर यदि आश्रित रहा जाए तो कहीं ना कहीं इसका भी कहीं ना कहीं सुगम भविष्य है, मगर केवल यदि लेखनी के लेकिन अभी तो आपको आर्थिक सहायता ये मदद नहीं कर रहा होगा उतना, तो बैकअप में एक ऑप्शन होना तो जरूरी है जी। तो वो मेरी पढ़ाई के सेक्टर है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा जो शैक्षणिक संस्थान जो सूक्ष्म कहीं ना कहीं आज अवस्था में, तो इसके विस्तृत प्लेटफॉर्म देने की कोशिश, और यदि बच्चों के यदि बेहतर भविष्य के लिए हम संकल्पित रहते हैं, कुछ ना कुछ हम बेहतर करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य कहीं ना कहीं, अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं
हैं अभी या फिर हम कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं धनार्जन कहीं ना कहीं कम हो, मगर इसका कहीं ना कहीं बेहतर भविष्य निरंतर यदि हमारी मेहनत यदि जारी रहती है, और मैं इस फील्ड में ही बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा विस्तृत करूँ, अपना मेरा शैक्षणिक संस्थान है इसको और ज़्यादा विस्तृत करूँ, ताकि ग्रामीण परिवेश में आज देखते होंगे जो कोचिंग सेंटरों में जो नए नए कोचिंग सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक व्यापार के उद्देश्य से वो चलाते हैं, और मेरा ये मकसद नहीं है। मैं न्यूनतम दर पे मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे देने के एप्लीकेबल नहीं होते हैं उनसे मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं। समाज सेवा का जिम्मा भी उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रति माह जो मेरे बच्चे जो आते हैं 1 to 10 उन बच्चों से मैं 1 to 8 के जो बच्चे हैं वो उनसे मैं महज 200 रुपये प्रति माह की फ़ी लेता हूँ, और वो 200 भी देने में यदि असक्षम होते हैं कुछ लोग, तो कुछ यदि कम भी देते हैं तो उनको स्वीकृत करना मैं अपना परम धर्म समझता हूँ, क्योंकि मैं भी गरीबी से जूझ करके आगे बढ़ा हूँ और आगे भी बढ़ भी रहा हूँ, अभी मैं संघर्ष झेल रहा हूँ। संदीप, आपकी उम्र ज़्यादा लग नहीं रही है, तकरीबन 20-22 होगी, चलिए 22। आपके उम्र के, हम उम्र के जो बच्चे होते हैं अक्सर जो भी गली नुक्कड़ पे ताश खेलते हुए, जुआ खेलते हुए, चोरी चमारी करते हुए ऐसे पकड़े जाते हैं। आप देख रहे हैं जो अभी दौर चल रहा है बिहार में, तो आप उन युवाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि आपसे क्या ले, उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो इस तरह? जी देखिए, आपका प्रश्न ये बहुत ही सार्थक प्रश्न है, और इस प्रश्न की उम्मीद आप एक लेखक से चाहेंगे तो मैं बहुत ही मतलब एक छोटे सूक्ष्म शब्दों में मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा, जो आज के बच्चे जो अपनी महंगी गाड़ी पर बैठ करके कहीं ना कहीं समझते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा शख्स बन गया हूँ, या फिर मेरे पास महंगा स्मार्टफोन है तो मैं सबसे बड़ा शख्स मैं ही हूँ, तो ये आपकी ये सफलता नहीं है। महंगा स्मार्टफोन हमारे पास होना, ब्रांडेड कपड़े हमारे पास होना और महंगी गाड़ी होना हमारी सफलता का परिचायक नहीं है। यदि आप अपनी कीर्ति से समाज में कुछ बेहतर करते हैं, यदि आप अपनी कीर्ति से देश के नाम को गौरवान्वित करते हैं, तो आपकी असली सफलता वह है। और आपके चले जाने के पश्चात आप देखे होंगे, हमने देखा कि हमारे देश के जो महान पुरोधा क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, तमाम लोग जो हैं ये कम आयु में अपनी कीर्ति से उन्होंने कुछ ऐसा किया जो जाने के बाद भी आज हमारे स्मृति पटल पे उनकी छाप जो है सो आज भी जीवित है। तो हम जो हमारे युवा जो हैं, मैं उन युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि वो युवा यह मत सोचे कि हमारे पास यदि महंगी गाड़ी है, हमारे पास महंगा स्मार्टफोन है, और अपने पिता के साधनों पर ऐश करने की बजाय अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपने लगन से कुछ ऐसा करें ताकि वो अपने भविष्य में कुछ न कुछ अपने एक बेहतर मुकाम हासिल करें और उनकी वजह से उनके पिता के नाम को जाना जाए। आज यदि संदीप की वजह से, किताब की वजह से यदि उनके नाम को, उनके पिता को नामों को जाना जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरी सफलता नहीं है, मेरे पिता की सफलता है जो अभी इस वक्त देवलोक में निवास कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता जो मैंने अपनी मेहनत से ये कर लिया है, क्योंकि आपकी सफलता में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। आपके प्रथम पूजनीय मेरी माँ और मेरे पिताश्री, उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं रहा और मेरे गुरुजनों का सहयोग जिनके वजह से आई। तो उन युवाओं के लिए यही संदेश कि वो युवा यह ना सोचें कि यदि आज मैं अपने पिता के ऐश्वर्याम पे मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ तो ये आपकी सफलता नहीं। आप अपनी मेहनत से कुछ बेहतर करें, तब आपकी सफलता रियल मायने में कहीं ना कहीं कही जाएगी। जो देखिए संदीप, आप उभरते लेखक हैं, हम एक प्रश्न आपसे और करेंगे। चूंकि दौर अभी ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं, शुरुआती दौर के बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते, कल को जब वो बड़े होते हैं, हमारी उम्र के या फिर हमसे बड़े होते हैं, तो वो बताते हैं कि संसाधनों के अभाव में, वो दोष लगाते हैं संसाधनों का कि संसाधनों के अभाव में हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो संसाधनों के अभाव में वो किस प्रकार से एक सफलता हासिल कर सकते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं संसाधनों से जूझ करके अभी अपनी लेखनी प्रदर्शनी को लोगों के बीच फैला रहे हैं, प्रतिभा को लोगों के बीच फैला रहे हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देंगे लोगों को? संसाधनों का न होना हमारी सफलता का बाधक नहीं बन सकती है। आपके अंदर लगन है, हमारे अंदर यदि लगन है कुछ अलग करने की, तो संसाधन हमारी बाधक नहीं बन सकती है। ऐसे कई महापुरुषों की जीवनियाँ जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष झेला, काफ़ी मुश्किलें झेली, तत्पश्चात उन्होंने अपनी श्रम से, अपनी मेहनत से कुछ न कुछ अलग मुकाम हासिल किया। ऐसे कई महापुरुष की जीवनियाँ मैंने पढ़ी जिनकी जीवनियों को पढ़ करके मुझे प्रेरणा मिली। और जो लोग जो संसाधन का रोना रोते हैं, संसाधन का रोना रो करके हम अपने भविष्य को कहीं ना कहीं खराब करते हैं। कहीं ना कहीं संसाधन यदि हमारे पास नहीं है तो ये हमारे लिए एक बेहतर अवसर है। इंसान ज़िंदगी में यदि भगवान यदि किसी को मुश्किल देते हैं तो कहीं ना कहीं मानिए तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यदि समस्त संसाधन रहेंगे ही तो हम मेहनत क्यों करेंगे, हम श्रम क्यों करेंगे? यदि मुश्किल मिलती है इंसान को तो मुश्किल इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती है, मुश्किल इंसान को एक मजबूत शख्स बनाने के लिए आती है। और यदि इंसान यदि मजबूत शख्स बनना चाहता है तो उसको संघर्ष से भी दो चार होना पड़ेगा, और संघर्ष यदि झेले तो भविष्य में हम बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं, और संसाधन हमारा मार्ग का बाधक नहीं बन सकता है।
बिल्कुल बहुत बड़ी सही बात है आपने कही है। अच्छा, एक कोई आपने तो मोटिवेशनल स्टोरी भी लिखते हैं, मोटिवेशनल जो भी लाइनें लिखते हैं, कोई एक ऐसा मोटिवेशनल लाइन जो बच्चे बूढ़े जो कोई भी देखे वो कहीं न कहीं सफलता को लेकर के तत्पर हो, ये एक जुनून उनमें पैदा कर दे, उस तरह का कोई एक मोटिवेशनल। देखिए, ऐसे खैर मेरी जो ज़िंदगी से जंग जीतेंगे हम, आप किताबें पढ़ेंगे, मेरी जो किताब है ज़िंदगी से जंग जीतेंगे हम और लक्ष्य का अवसर, ये दोनों किताबें कहीं ना कहीं नाम के अनुसार ही आपको लग रहा होगा, इसमें सकारात्मक विचारों जी बिल्कुल। तो ज़िंदगी से जंग जीतेंगे हमें जो मेरे विचार जो हैं उसमें मैंने एक विचार लिखे हैं, जो जिम्मेदारी बोझ नहीं, मनुष्य को बेहतर से बेहतरीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अगर हमें यदि सुबह उठते ही आँख खुलते ही यदि हमें जिम्मेदारी मिलती है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, दिन भर बच्चों को पढ़ाना है, सायंकाल में फिर अगले दिन क्या पढ़ाना है उसके लिए बच्चों को नोट्स तैयार करना है, तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमें तोड़ने के लिए नहीं आई है। ये जिम्मेदारी जो है हमें जी बिल्कुल हमें बेहतर से दिन बेहतरीन शख्स बनाएगी। तो इस तरह के विचार है और भी कई विचार है जो अधिकांशतः जो लोग समझते हैं जो दुख तो मेरे जीवन में आ गया बट मेरे जीवन से दुख नहीं जा रहा है, तो ये टर्म्स ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी का रूल्स है। तो उसी को डेडिकेटेड मैंने एक विचार इसमें लिखे हैं। ये दुख जो है तो हमारे आंगन में घोड़े पर सवार होकर के हमारे आंगन में प्रवेश करता है और हमारे आंगन से कछुए पर सवार होकर के अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। अर्थात दुख जो है सो जल्दी चला आता है, हमारे जाने में उसको देरी लगती है। तो ये ना समझा जाए कि दुख हमारे पास यदि है तो इसमें कहीं ना कहीं हमें सताने के लिए आई है, दुख मजबूत बनाने के लिए आई है। और दुख हर इंसान के जीवन में, दुख और सुख का अगर समावेश हमारी ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी का मिठास कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। और ज़िंदगी में यदि कहीं ना कहीं कुछ बेहतर मुकाम हासिल करते हैं तो इससे हमें दुख से दो चार जरूर होना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। हाँ, आपसे बातें किए बहुत अच्छा लगा। और हम आपको बता दें, संदीप का कहना है कि अंधकार में उतनी शक्ति नहीं है कि वो चिराग जैसे ज्वाला को भी अपने अंदर छिपा सके। एक माचिस की तिल्ली भी अगर कहीं अपने अंदर से ज्वाला निकालती है, आग निकालती है, तो अंधकार में इतनी ताकत नहीं कि उसको छुपा सके। और उसी माचिस की तिल्ली के रूप में, एक दीप के रूप में एक छोटे से प्रदेश से संदीप जो है उभर रहे हैं और लोगों को पूरे बिहार ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें कि बिहार की जो अभी तत्कालीन स्थिति है, प्रतिदिन बिहार के जो बेईमान और भ्रष्टाचारी नेता है, प्रतिदिन बिहार को और पूरे राज्य देश को भ्रष्टाचार की आड़ में, अंधकार में धकेलने के काम कर रहे हैं। तो उसी दौर में दूसरी तरफ कुमार संदीप जैसे कुछ नवयुवक ऐसे लेखक हैं, ऐसे जुनून और कामयाबी हासिल करने वाले लेखक हैं जो अपनी प्रतिभाओं के दम पर, अपनी लेखनी के दम पर ऐसे लोगों के बीच एक जुनून पैदा कर रहे हैं जिससे वो अंधकार से बाहर निकल सके, अंधकार से बाहर की उज्जवल भविष्य को देख सके, उनसे समझ सके, प्रेरणा लेकर के भविष्य में कुछ बेहतर से बेहतर कर सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो इनसे मोटिवेशनल स्टोरी या फिर जो भी इनकी जीवनी आपने सुना होगा वो आपको अच्छा लगा होगा और इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी मिली होंगी। चूंकि आपको एक बार और बता दें कि इनके द्वारा जो दो बुक पब्लिश की गई है, एक लक्ष्य एक अवसर और दूसरा जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, उसको भी आप जो भी इनका सोशल प्लेटफॉर्म है कहाँ मिलता है? अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मेरी पुस्तक उपलब्ध है। अमेजन और फ्लिपकार्ट, तो दोनों पे इन दोनों बुक्स को, लक्ष्य एक अवसर और जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, उसको आप देखें, पढ़े और समझे। क्योंकि हम आपको बता दें कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल जो होते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को दिखाने का तो काम करती है जिनके पास धनाढ्य होते हैं, लेकिन छोटे से प्रदेश से जो उभरते हुए लेखक होते हैं, उभरती हुई प्रतिभा होती है, उनको प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण वो दब करके एक छोटे से प्रदेश में ही रह जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो संदीप की प्रतिभा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फैलाए, शेयर करें, ताकि इनकी प्रतिभा जो है पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनको गौरवान्वित करे, इनके परिवार को गौरवान्वित करे और ये बंदरा प्रखंड जो है, बिहार की जो बंदरा प्रखंड है उसको प्रभावित करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी, आप इनसे सीखें। और इनका जो एक बहुत अच्छा कथन था कि जो दुख होता है वो लोगों के आंगन में घोड़े पर सवार होकर आता है, लेकिन जाता है कछुए पर सवार होकर के। मतलब कि अगर आपके जीवन में दुख आ रही है तो दुख का आगमन भी जल्दी होता है और जाने का ये जो क्रम होता है, गंतव्य का जो समय होता है वो थोड़ा देरी से होता है। तो अगर आपके जीवन में दुख है, किसी प्रकार की प्रतिभा को अगर लोगों के सामने आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर आपको बाधा मिल रही है, समस्या हो रही है, तो उससे आप पीछे ना हो, यू टर्न ना ले संदीप की तरह कड़ी मेहनत करें और आगे बढ़े। एक समय ऐसा आएगा जो वो कुछ कछुआ जो है वो चल करके दुखों को लेकर के आपके आंगन से बाहर निकल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, इनसे सीखने को मिले हैं
और आप ज़्यादा से ज़्यादा संदीप के द्वारा जो लिखे गए लेखनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बिहार की ये जो धरती है जो प्रतिदिन अंधकार में जा रही है, उनको इस संदीप के द्वारा जो लेखन कला है, उजाला है, उससे उस अंधकार से लोगों को निकालने की कोशिश करें और प्रकाश की ओर जाने की चेष्टा करें, आप ऐसा माहौल पैदा करें। तो हम बहुत अच्छा लगा संदीप से मिलकर के। तो ऐसे ही हम आपके सामने इस तरह के कथन, इस तरह के जो वीडियोज है लाते रहेंगे। आप इस सारी चीज़ों पर, लेखन कला पर, संदीप के मेहनत पर, हमारे ये जो प्रयास है यहाँ बनाने का वीडियो, उस पर, इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिएगा। जय हिंद।